हेलो दोस्तों, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ एक ऐसे डिग्री के बारे में जो कि आपको सुन के बहुत मज़ा आ जाएगा और बोलोगे कि वाह भाई आशीष साहब, आप तो मज़ा कर दिया आज। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एलएलबी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले इंट्रो कर देता हूँ। तो बेसिकली लॉ जिसको पढ़ना है, लॉ के बारे में जिसको पढ़ना है, वो क्या करता है, एलएलबी चूज करता है। तो मैं आज आपको कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ यार कि लॉ क्या होता है, एलएलबी क्या होती है, इसकी डिग्री कैसी होती है, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने मतलब ड्यूरेशन की होती है। कंप्लीट आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, और मैंने पहले भी BDS, BMBBS, B.Pharm, फार्मडी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। और मुझे कमेंट में भी बता देना कि आपको कौन सी डिग्री के बारे में जानना है, तो मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। और बस एक और काम करना है आपको, आप नहीं करते हो सब्सक्राइब। ठीक है, और लाइक भी एक कर देना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लॉ की डिग्री कौन करता है? लॉ की डिग्री वो करता है जिसको लॉ के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है, उसको राइट्स, ह्यूमन राइट्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट राइट्स के बारे में जानने का बहुत शौक है या फिर इंटरेस्टेड है, जिसको जस्टिस के बारे में भी पढ़ने का बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करता है, वो स्टूडेंट लॉ ऑप्ट करता है। आपने जॉली एलएलबी की फिल्म देखी होगी। उसमें क्या होता है कि एक लॉयर होता है जो कि किसी एक केस को लेके वो फाइट करता है, उसमें लड़ता है और केस जीतता है अपने क्लाइंट के लिए। तो वैसा ही होता है ये लॉ, वैसे ही डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या डिटेल से मैं आपको कंप्लीट आगे बताने वाला हूँ। ये फुल फॉर्म होती है बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है। लॉ की डिग्री कभी भी आप 12th के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको लॉ की डिग्री आपको आइदर इंटीग्रेशन कोर्स करना पड़ेगा या फिर आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको वो लॉ की डिग्री करनी पड़ेगी। तो एलएलबी आपकी लॉ की डिग्री होती है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कंप्लीट कर सकते हो, बिना ग्रेजुएशन के आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है कि वैरी करती है, बट हाँ इसमें क्या होता है कि आपका जो 12th क्लास के बाद जो आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो उसके लिए आपको 50% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए, और जो कि रिजर्व कैटेगरीज के होते हैं उनके 45% होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो 12th क्लास में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सभी इसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी वही 50 to 55% वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट ये रेंज रहता है आपका होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं ड्यूरेशन कितने साल की होती है। ड्यूरेशन हम बात करेंगे दो तरह का। पहला तरीका का होता है कि आप अगर इंटीग्रेटेड करते हो तो आपकी 5 साल की डिग्री होती है। नेक्स्ट, आप अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ करते हो तो आपकी वो होती है 3 साल की होती है। ठीक है, तो आप अगर BA LLB या फिर BSc LLB या फिर BBA LLB आप करते हो तो वो आपकी 5 साल की डिग्री होती है। जब आप अपना खुद का ग्रेजुएशन खुद कोई दूसरे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो और कोई दूसरे कॉलेज में जाके आप LLB करते हो तो उसके लिए आपको वो 3 साल ग्रेजुएशन, 3 से 4 साल ग्रेजुएशन का होता है और नेक्स्ट 3 साल आपका होता है LLB का होता है। तो ये कम से कम आपके 6 से 7 साल आपके होते हैं ग्रेजुएशन प्लस LLB का कोर्स। तो एडमिशन के बारे में बात करें तो एडमिशन क्या होता है, एडमिशन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स के थ्रू आपको एडमिशन दिया जाता है, या फिर आप दूसरे तरीके का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप कोई भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो मैं एंट्रेंस एग्जाम का बारे में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं एलएलबी। आप जब 12th क्लास के बाद करते हो तो कैसे एलएलबीज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो आपका पहला हो गया BA LLB होता है, नेक्स्ट हो गया BCom LLB होता है, नेक्स्ट हो गया BSc LLB होता है, नेक्स्ट हो गया आपका BBA LLB होता है। ये 4 तरीके का होता है, बट हाँ कुछ कॉलेजेस एक्स्ट्रा भी रखते हैं। तो एलएलबी के कोर्स के लिए कौन सा रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपका रेगुलेट करता है लॉ की डिग्री को। जैसे मैंने आपको बोला था मेडिकल कोर्स के लिए या फिर फार्मेसी कोर्स के लिए MCI और PCI रेगुलेट करता है, जैसे वैसे ही यहाँ पे लॉ के लिए आपको BCI रेगुलेट करता है। तो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स क्या क्या होते हैं इस लॉ के लिए या फिर LLB के लिए। तो LLB के तो बेसिकली यहाँ पे आपका दो तरह का होता है। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आपके क्लास 12 के बाद, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो क्लास 12 के बाद कौन कौन से होते हैं, वो CLAT होता है, AILET होता है, ये नेक्स्ट हो गया LSAT होता है, नेक्स्ट SLAT होता है, नेक्स्ट DU LLB का एग्जाम होता है, नेक्स्ट महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेक्स्ट हो गया तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेक्स्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LAT होता है, नेक्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी LLB होता है। तो नेक्स्ट होता है BHU अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये मैंने कुछ आपको LLB के एंट्रेंस एग्जाम बताते हैं। यहाँ पे आप बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम में आप 12th के बाद ये सब एंट्रेंस एग्जाम कर सकते हो, और खाली ये CLAT को छोड़ के बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम में आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप अप्लाई करके LLB कर सकते हो। CLAT में आपको क्या करना पड़ता है कि डायरेक्टली आपको 5 ईयर्स का कोर्स आपको वहाँ पे जाके इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं CLAT एंट्रेंस एग्जाम के बारे में।
क्लैट एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है ये। तो ये एग्ज़ाम क्या होता है कि आपका डायरेक्ट 12th क्लास के बाद होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कुछ 4000 रुपीज़ होती है। अब इसको क्लियर करने के बाद आपकी जो कॉलेजेस होते हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, NLUs। तो ये टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, ताकि आप लॉ की डिग्री कर सको। और NLUs में आप पढ़ोगे तो आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट भी आएगी और फीस भी थोड़ी कम रहती है यहाँ पर। तो NLUs हमारे इंडिया में कितने हैं? 23 NLUs है। सबसे पहला NLU हमारा था बैंगलोर वाला NLU। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आप बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सा कॉलेज को लें। तो पहले कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऊपर। नेक्स्ट तो इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिक्सड है, मैंने कुछ अलग अलग नहीं किया गवर्नमेंट और कौन सा प्राइवेट कौन सा। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट ये बैंगलोर में हो गया। नेक्स्ट हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में हो गया। नेक्स्ट हो गया लॉ एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च हमारा हैदराबाद में। नेक्स्ट हो गया वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस हमारा कोलकाता में। तो नेक्स्ट हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा जोधपुर में। जामिया मिलिया इस्लामिया हमारा नेक्स्ट हो गया न्यू दिल्ली में। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा गुजरात में हो गया। राजीव गांधी की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारा पंजाब में हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हमारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हो गया डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट हो गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हमारा पंजाब में हो गया। नेक्स्ट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हमारा महाराष्ट्र में हो गया। नेक्स्ट हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने कुछ आपको टॉप के कॉलेजेस आपको बता दिए, आप इसमें आके एडमिशन लेके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। फ़ीस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं लॉ की, वो कुछ हाई चार्ज करते हैं, क्योंकि लॉ की डिग्री इतनी ईजी भी नहीं होती है। इसकी थोड़ी डिमांडिंग ज़्यादा है, तो इसके लिए इसकी फ़ीस भी थोड़ी हाई रहती है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में। बट कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि वाह क्या फ़ीस होती है। आपके टोटल कुछ कॉलेजेस में फ़ीस होती है 12 से 15 हज़ार रुपये टोटल फ़ीस होती है। कुछ टॉप के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, बट सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। तो फीस कितनी और होती है? मैं एवरेज फीस की बात करूँ तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के तो आपको 20,000 से लेकर 2 लाख पर एनम आपकी वैरी करती है। कॉलेज टू कॉलेज ऑब्वियसली वैरी करेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी वैरी करेगी। तो अभी बात कर लेते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको लॉ कर लिए, आप BA LLB या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद LLB कर लिया, तो आपका क्या ऑप्शन है, क्या स्कोप है फ्यूचर में, मैं आपको वही बता देता हूँ। पहले तो आप हायर स्टडीज़ करोगे अगर आपका इंटरेस्टेड। नेक्स्ट हो गया आप जॉब करोगे या फिर खुद कहीं भी आप जाके किसी के लिए आप एडवाइज़र बनोगे। तीसरा हो गया आप खुद का बिजनेस करोगे या फिर खुद का चैम्बर खोलोगे। तो हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो? LLM कर सकते हो, मतलब मास्टर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप PhD भी कर सकते हो, उसमें आपकी डॉक्टरेट की उपाधि कर सकते हो। आप MBA भी कर सकते हो, मैनेजमेंट की डिग्री, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के लिए आप जॉब कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो पहले आप कर सकते हो, आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हो। गवर्नमेंट लॉयर क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो किसी भी टॉप कॉर्पोरेट कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आप जज बन सकते हो। जज की जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जितने भी हमारे स्टेट लेवल कोर्ट्स होते हैं उनमें आप जज बन सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरीज बहुत हाई होती है इंडिया में, जज बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप लॉ ऑफिसर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट्स को या फिर कंपनीज को आप उनको गाइडेंस दे सकते हो लॉ के ऊपर। नेक्स्ट हो गया आप लेक्चरर बन सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जाके पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो नेक्स्ट हो गया आप लीगल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप लीगल काउंसलर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप सिविल सर्विसेज में जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप डिफेंस सर्विसेज में भी आप जॉब कर सकते हो, डिफेंस में भी लॉयर की डिमांड होती है। नेक्स्ट हो गया आप खुद का चैम्बर खोल के बिजनेस कर सकते हो। तो ये आपके कुछ जॉब प्रोस्पेक्ट से खुल जाते हैं आपके लिए। और इंडिया में मैं सच बताऊं लॉयर के बहुत डिमांड है। अगर आप इनिशियली आप लॉयर बनते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर आपने एक किसी भी बड़े लॉयर के अंडर काम कर लिया, उसका काम का तरीका सीख लिया, तो आप एक हायर लॉयर बन सकते हो। तो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी कितनी होती है। हर चीज़ की सैलरी अलग अलग होती है, बट हाँ इसमें सैलरी कितनी होती है मैं आपको कुछ बता दूं। तो एक एस्टिमेटेड सैलरी, एक लॉयर की सैलरी डिपेंड करती है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करती है। मतलब पकड़ लो 4 to 6 लाख रुपीज़ पर एनम एक फ्रेशर के रूप में मैं आपको पहले बता दूँ। फिर जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, मतलब 5 से 6 साल अगर आपने उस फील्ड में अपना खुद का योगदान दिया या फिर खुद मेहनत की, तो वो 5 से 6 लाख रुपए बढ़कर 10 से 20 लाख रुपए पर एनम आपकी हो सकती है। तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं पर ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना, कमेंट में भी बता देना कि आपको लॉ की डिग्री के बारे में कैसा लगा।
फ्यूचर में मैं आपके लिए मज़ेदार कोर्सेज़ के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता भी रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और वहाँ पे लाइक बटन भी दबा देना ताकि मुझे यहाँ मोटिवेट फील हो और मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।